हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वैसे भूगोल टॉपिक जो है, भूगोल सब्जेक्ट जो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो हर चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो इसके पहले लेक्चर में जो है हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं के बारे में अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत आने वाली जो अक्षांश रेखाएं जैसे भूमध्य रेखा हुआ, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सब चीज़ों के बारे में जो है अध्ययन किया था। अब हम आते हैं देशांतर रेखाओं पर कि देशांतर रेखा होता क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देशांतर रेखाएँ, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? अगर हम पृथ्वी पर या हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पर या पृथ्वी पर जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। तो उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। और ये क्या होती हैं? असमानांतर होती हैं। मतलब कोई भी देशांतर रेखा जो होती है वो समानांतर नहीं होती है, सभी असमानांतर होती हैं देशांतर रेखाएं। और ये अर्धवृत्ताकार भी होती हैं। असमानांतर होने के अलावा अर्धवृत्ताकार भी होती हैं। वैसे देखने में लगता है कि ये पूरा वृत्त बनाती होंगी देशांतर रेखाएं, लेकिन वो अर्धवृत्त होती हैं। उसी को अक्षांश रेखा बोलते हैं। उस अर्धवृत्ताकार आकार को ही अक्षांश रेखा कहते हैं, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई। तो और इसकी लंबाई समान होती है। लंबाई तो समान होती है, लेकिन ये असमानांतर होते हैं, अर्धवृत्ताकार होते हैं, लेकिन इनकी लंबाई जो होती है वो समान होती है। ये मेन चीज़ आप याद रखिए, असमानांतर, अर्धवृत्ताकार और लंबाई में समान। दो देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है उसको हम अंशों में नापते हैं। किससे? अंश में। जैसे 0 डिग्री देशांतर हुआ, उसके आगे जो देशांतर आएगा वो 1 डिग्री देशांतर, फिर 2 डिग्री देशांतर रेखा, तो वो अंशों में मापा जाता है। और इन रेखाओं का उपयोग किस में किया जाता है? समय ज्ञात करने में। जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इनका उपयोग हम किस में करते हैं? समय मापने में। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच जो होता है 4 मिनट का अंतर होता है, मतलब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच कितने का अंतर होता है समय में? 4 मिनट का अंतर होता है। मतलब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट बोल सकते हैं, या 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। अगर 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है तो 15 डिग्री कितने के बराबर होगा? 15 गुणे 4, 15 चौके 60, 60 मिनट मतलब 1 घंटा के बराबर होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिए। जब कोई क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कितना समय हो रहा होगा, तो हम ग्रीनविच मीन टाइम के सापेक्ष निकालते हैं। तो उसमें ये इसका उपयोग होता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और या 15 डिग्री बराबर 1 घंटा के बराबर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका ये मदद करेगा। ये रेखाएं ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होती जाती हैं। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ध्रुवों की तरफ जाते जाते एकदम कम हो जाती हैं और उत्तरी ध्रुव पर बिल्कुल शून्य हो जाती हैं। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है? बिल्कुल शून्य हो जाती है, अर्थात ध्रुवों पर मिल जाती हैं। अब ग्लोब में देख सकते हैं, पृथ्वी पर यह है हमारी देशांतर रेखा। इसमें क्या हो रहा है? यही हमारी जो है देशांतर रेखाएं हैं, जो ऐसे ऐसे खींची गई हैं, यही हमारी देशांतर रेखाएं हैं। तो हम देखते क्या हैं? सभी देशांतर रेखाएं जैसे जैसे ऊपर उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ती हैं, सभी एक पॉइंट पे आके मिलते हैं जहां इनके बीच की दूरी शून्य हो जा रही है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और शून्य हो जाती है।
तो ये रेखाएं ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होती जाती हैं और ध्रुवों के इनके बीच की दूरी जो होती है शून्य हो जाती है, अर्थात ध्रुवों पर मिल जाती हैं। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री का देशांतर 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी कितनी मानी जाती है? 111.32 किलोमीटर। मतलब कि अगर हम भूमध्य रेखा ऐसे होगा, ठीक, मान लो कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर भूमध्य रेखा है और ये एक देशांतर रेखा है, एक देशांतर रेखा और ले लेते हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होगी, इनके बीच की 1 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर से शुरू होकर 1 डिग्री देशांतर तक हम जाएंगे, तो इनके जो बीच की दूरी होगी भूमध्य रेखा पर वो होगी हमारी 111.32 किलोमीटर। कितनी होगी? 111.32 किलोमीटर। ये भूमध्य रेखा की बात हो रही है। जब हम भूमध्य रेखा पर जो है नापेंगे देशांतर रेखाओं के बीच 1 डिग्री का अंतर जो है देशांतर रेखाओं को, तो वो दूरी जो है भूमध्य रेखा पर कितनी होगी? वो होगी 111.32 किलोमीटर होगी। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी मानी गई है? 360। कितनी? 360। तो 2 देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोरे। ये चीज़ याद रखिएगा, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको। 2 देशांतरों के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको गोरे कहते हैं। मतलब अगर हम एक ये है हमारा और एक ये है हमारा, तो इनके बीच का जो क्षेत्र होगा वही हम उसी को कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं? गोरे। इनके बीच का जो क्षेत्र होगा उसी को कहते हैं गोरे। 2 देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये हो गया हमारा देशांतर। अब देशांतर रेखाओं के अंतर्गत कौन सी रेखाएं आती हैं? सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रेखा है वो है हमारा प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा। इतने नाम हैं, ये सभी एक ही नाम है। चाहे आप प्रधान मध्याह्न रेखा बोल सकते हैं, चाहे प्रधान याम्योत्तर बोल सकते हैं, चाहे ग्रीनविच रेखा बोल सकते हैं, चाहे 0 डिग्री देशांतर रेखा बोल सकते हैं। उसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम मेरिडियन लाइन। अब ये क्या होता है? प्रधान याम्योत्तर रेखा। ये कहाँ से गुजरती है? यह लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो यह कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। तो ये सब एक ही नाम है। चाहे ग्रीनविच रेखा भी गुजरती है, लंदन ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अब इसका करें हम, इसके पूर्व और पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं हैं। इसीलिए 180 पूर्व की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ, तो कुल मिला के 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। पूर्व में स्थित 180 तक की सभी देशांतर क्या कहलाएंगी? पूर्वी देशांतर, क्योंकि पूर्व में होती हैं तो इसलिए पूर्वी देशांतर कहलाएंगी। और पश्चिम में 180 तक सभी देशांतर रेखाएं क्या कहलाएंगी? पश्चिमी देशांतर कहलाएंगी। तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। यह रेखा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। कौन? 0 डिग्री देशांतर, जिसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, प्रधान याम्योत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा। यह रेखा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी 2 गोलार्धों में विभाजित करती है। जैसे हमने भूमध्य रेखा पढ़ा था अक्षांश रेखाओं में, तो भूमध्य रेखा क्या करती थी? पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती थी। इसी तरह प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 देशांतर रेखा क्या करती है? पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। किसी जगह का समय इसी रेखा के संदर्भ में ज्ञात करते हैं। तो देशांतर रेखाएं मतलब जो मेन प्रधान मध्याह्न रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है,
तो इसी के सापेक्ष, इसी के संदर्भ में हम किसी जगह का समय निकालते हैं। अभी हम आगे बताएंगे कैसे निकाला जाता है, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझने के लिए। तो किसी जगह का समय ज्ञात करने के लिए जो है इसी के सापेक्ष हम उस जगह का समय निकालते हैं। और अक्षांश रेखा में क्या होता था, भूमध्य रेखा के सापेक्ष किसी शहर या जगह की स्थिति का पता लगाते थे, और इसमें जगह के समय का जो है पता लगाते हैं। इस रेखा के पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है, मतलब 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ता है, और पश्चिम में जाने पर समय घटता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि जो हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है या प्रधान मध्याह्न रेखा है, उसके पूर्व की तरफ हम जाएंगे तो समय हमारा बढ़ता जाएगा, और उसके पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय हमेशा घटता जाता है। अगर उदाहरण से हम देख लेते हैं, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर समय है दिन के 2 बजे, मतलब अगर 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उस पर जो है हम देखें जो है समय जो हो रहा है वो 2 बज रहा है, दिन के 2 बज रहा है, मतलब 2 PM हो रहा है। तब इसके पूर्व में पूर्व की तरफ जाएंगे तो और हम कितना जा रहे हैं, 15 डिग्री, लगभग 15 डिग्री हम 0 डिग्री देशांतर से जाएंगे पूर्व की तरफ। तो क्या होगा, हमने क्या कहा था, 1 डिग्री जो होता है 4 मिनट के बराबर होता है, तो 15 डिग्री कितने के बराबर होगा, 60 मिनट, मतलब 1 घंटा के बराबर होगा। तो 1 घंटा हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। 2 बजे हमारा 0 डिग्री देशांतर पर था, तो 15 डिग्री आगे पूर्व में जाने पर हमारा 1 घंटा और बढ़ जा रहा है, मतलब वहाँ पे 3 बज रहा है, दिन के 3 बज रहा है। तो इस तरह हम निकालेंगे। और वही अगर हम पश्चिम में जाएं 15 डिग्री तो हमारा 1 घंटा घट जाएगा, 2 बजने के बजाय वहाँ 1 बज रहा होगा, वहाँ 1 बज रहा होगा, 1 PM दिन के पश्चिम की तरफ। और पूर्व की तरफ 15 डिग्री आगे जाएंगे तो दिन के 3 बज रहा होगा। तो ये हम उदाहरण से समझ लेते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, उसको हम देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है 180 डिग्री देशांतर पर खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है, वही होती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यहाँ पे लिख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो 180 डिग्री हम देशांतर पर जो रेखाएं खींची जाएंगी, काल्पनिक रेखा ग्लोब पर, पृथ्वी पर, तो वही हमारी होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था, 1884 में, 1884 में। कहाँ हुआ था, वाशिंगटन में। तो ये चीज़ आप याद रखिए, 1884 में इस रेखा का निर्धारण कहाँ किया गया था, वाशिंगटन में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर पर खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है उसी को कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है किसी भी स्थल खंड से होकर नहीं गुजरती है। ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है वो किसी भी स्थल खंड से होकर नहीं गुजरती है। अभी हम चित्र के माध्यम से दिखाएंगे। और इस रेखा के पूर्व और इस रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर होता है। मतलब कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर सोमवार है, मान लीजिए सोमवार है, तो पूर्व में जाने पर जो है वो 1 दिन घट जाता है, तो क्या हो जाएगा, रविवार वहाँ होगा। और पश्चिम में हम जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, मंगलवार होगा, एक बढ़ जाएगा, पश्चिम में 1 दिन जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पूरी पृथ्वी पर एक समय में 3 दिन होते हैं, एक ही समय में 3 दिन हो सकते हैं। अब उदाहरण से हम देख लेते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे हमने क्या कहा कि स्थल खंड से होकर ये नहीं गुजरता है रेखा, इस पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। अतः इसे पार करते समय जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कोई पार करता है
तो एक दिन उसमें घटाया या बढ़ाया जाता है। अर्थात इस रेखा के पूर्व में जाने पर, अगर इस रेखा के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में हम जाएंगे तो एक दिन हम घटा देंगे। हम घटा देंगे का मतलब कि वहाँ ऐसा हो रहा होगा, अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर कोई दिन है तो उससे एक दिन कम हो रहा होगा उसके पूर्व में, और उसके पश्चिम में एक दिन ज़्यादा हो रहा होगा। ऐसा होता है। अब उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जब कोई जलयान जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके कोई पश्चिम जा रहा है तो पश्चिम में वो एक दिन जोड़ दिया जाता है, और पूर्व में जा रहा है तो एक दिन घटा दिया जाता है। पृथ्वी पर एक ही समय में 3 दिन होते हैं। पृथ्वी पर एक ही समय में 3 दिन होते हैं। मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर सोमवार है तो पूर्व में हमारा क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो हो जाएगा वो रविवार, और पश्चिम में एक बढ़ जाएगा तो सोम की जगह मंगल हो जाएगा। तो एक ही समय में 3 दिन होते हैं पृथ्वी पर। अब फिगर में हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि कैसे होती है। तिथि रेखा ऐसे होती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो सीधी नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ऐसे करके है। ये हमारी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब ये देख सकते हैं कि ये जो है किसी भी स्थल खंड से होकर नहीं गुजर रहा है, वो जलीय भाग से होते हुए गुजर रही है। अगर हम बात करें, ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और इसके ये पूर्व ये पश्चिम है। तो यहाँ पर जो समय टाइम हो रहा हो, जो दिन हो रहा होगा, तो यहाँ कोई जा रहा होगा तो वहाँ एक दिन जो है कम हो जाएगा, और यहाँ जो जा रहा होगा पश्चिम में तो एक दिन बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे सोमवार हो रहा होगा तो पूर्व में हमारा क्या हो रहा होगा, रविवार हो रहा होगा, और यहाँ क्या हो रहा होगा, हमारा मंगलवार हो रहा होगा। तो इस तरह जो है पृथ्वी पर एक समय में 3 दिन होते हैं। देशांतर और समय। पृथ्वी पर समय नापने का एक उत्तम साधन जो है सूर्य है। पहले के लोग क्या करते थे, सूर्य से अपना समय नाप लेते थे। हमारे सिर के ऊपर अगर सूर्य एकदम रहता था लंबवत, तो उसको वो लोग कहते थे कि हाँ 12 बज रहा होगा। तो पहले के लोग जो है सूर्य से समय का आकलन कर लेते थे। इसी से स्थानीय समय की गणना की जाती है। इसी से लोग स्थानीय समय की गणना भी कर लेते थे सूर्य को देखकर, क्योंकि सूर्य जो है पूर्व में उदित होता है। सभी को पता है सूर्य पूर्व में उदित होता है, तो समय जो पूर्व में देश होंगे वहाँ पर समय जो होगा पश्चिम से ज़्यादा होगा, पहले होगा। इसलिए पूर्व का समय जो होता है आगे रहता है और पश्चिम का समय पीछे रहता है। चूँकि पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से पूरब घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसलिए पूर्व का समय आगे रहता है और पश्चिम का समय पीछे रहता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। टाइम क्या होता है, मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम। किसी देश में जो है, किसी देश से जो है बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक देश से केवल एक देशांतर रेखाएं गुजरेंगी, एक से ज़्यादा होती हैं, गुजरती हैं देशांतर रेखाएं। तो इसी कारण जो है उस देश के विभिन्न जगहों में अलग अलग समय होता है। इसी वजह से जो होता है वहाँ समय भी अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि हम एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो समय क्या होता है, बढ़ता जाता है, और उसी 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम की तरफ हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है समय घटता जाता है। तो ये अनेक देशांतर रेखाओं के गुजरने की वजह से होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, जानिए। तो इस कारण उस देश के विभिन्न जगहों में अलग अलग समय होता है, अनेक देशांतर रेखाओं के कारण।
जैसे भारत के सर्वाधिक पूर्व, भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र भाग या पूर्वी बिंदु कह सकते हैं, पूर्वी राज्य कह सकते हैं, वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक पूर्व अरुणाचल प्रदेश है और सर्वाधिक पश्चिमी राज्य कौन सा है, वो गुजरात है। तो इनके स्थानों में 2 घंटे का लगभग अंतर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? रेखाओं की वजह से। अगर जो पश्चिम में देशांतर रेखा है और जो देशांतर रेखा अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, उन दोनों के बीच जो होगा लगभग 30 डिग्री का अंतर होगा। इस वजह से, क्योंकि 2 घंटे का अगर अंतर है तो ये लगभग आपका 30 डिग्री होगा। दोनों देशांतर रेखाओं के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर होगा, तभी ये 2 घंटे का अंतर हो रहा होगा। क्योंकि हमने बताया था कि 15 डिग्री जो होता है वो 1 घंटे के बराबर होता है। 15 डिग्री जो होता है वो 1 घंटे के बराबर होता है। तो इसका मतलब 30 डिग्री जो होगा वो 2 घंटे के बराबर होगा। तो इसका मतलब जो है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच से जो देशांतर रेखा गुजर रही होगी, उनके बीच का अंतर जो है वो लगभग 30 डिग्री का होगा। और यही अंतर जो होता है, इसी अंतर को दूर करने के लिए देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा के समय को मानक मान लिया जाता है। क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय हो रहा होगा, तो उसको एक मानक प्रदान करने के लिए कि कहाँ से नापा जाए, कहाँ का समय जो है उसी को मानकर ये पूरे देश में एक समान समय माना जाए, तो उसके लिए मानक समय माना गया है। तो वही होती है हमारा मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। तो वो स्टैंडर्ड टाइम जो होती है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के समय को माना जाता है, क्योंकि ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यह रेखा इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच की देशांतर रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसी को मानक समय, यहीं से इसको जो है मानक समय माना गया है। तो प्रत्येक देश का अपना एक मानक समय होता है और प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधे घंटे अंतर पर निर्धारित किया गया है। विश्व को कुल 24 समय जोनों में बांटा गया है। तो ये सब याद रखिए। तो हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो लगभग अगर हम ग्रीनविच मीन टाइम के सापेक्ष हम समय की गणना करें तो हमारा जो भारत है, हमारे भारत में जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम के सापेक्ष 5.5 घंटा आगे होता है। कितना? 5.5 घंटा। अगर ग्रीनविच मीन टाइम पर जो है टाइम जो है 12 बज रहा होगा दिन के, तो भारत में जो है वो 5:30 बज रहा होगा। 12 में 5:30 जोड़ देंगे तो शाम के 5:30 बज रहा होगा भारत में। तो सभी देशों में जो है मानक समय का जो अंतर है ग्रीनविच मीन टाइम के सापेक्ष वो आधे घंटे का अंतर निर्धारित किया गया है। अगला है, कुछ देशों का देशांतीय विस्तार बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होता है देशांतीय विस्तार का मतलब, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो इस पे जो देशांतर रेखाएं खींची जाए इतनी सारी, तो कुछ देश जो होते हैं उनका विस्तार जो है पश्चिम से पूरब की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। इनका जो देशांतीय विस्तार है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उनमें से कौन कौन से देश आते हैं? जैसे रूस हुआ, तो यहाँ पे 11 समय कटिबंध हैं और कनाडा में 6, अमेरिका में 4 समय कटिबंध हैं। मतलब यहाँ पर जो है मानक समय 11 समय कटिबंध माने गए, 11 मानक समय माने गए हैं रूस में 11 है, कनाडा में 6 है और अमेरिका में 4 समय कटिबंध हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिए। यह किस वजह से होता है? देशांतरीय विस्तार अधिक होने की वजह से। इसमें कई मानक समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है।
अब हम आते हैं कैसे जो है समय निकालते हैं। एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन है, अगर ग्रीनविच रेखा पर सुबह का 8 बज रहा है, सुबह का 8 बज रहा है ग्रीनविच रेखा पर, तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। मतलब कि जो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कोई देश या शहर है, वहाँ पर कितना बज रहा होगा ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष, जहाँ 8 बज रहा है सुबह का। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। ठीक, अब 1 डिग्री जो है, 1 मिनट, अब 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के बराबर है। ठीक, तो हमारा 75 डिग्री जो है वो कितने के बराबर होगा। तो 75 × 4 कर लेंगे तो कितना होगा, 4 गुणे 4 × 5 20 0 2 और ये 300 होगा, 300 मिनट होगा। 300 मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे तो कितना होगा, 5 घंटा। कितना, 5 घंटा। अब यही 5 घंटा जो है हम इसी में जोड़ देंगे। 8 जो 8 बज रहा है ग्रीनविच रेखा पर, तो 8 इधर और प्लस 5 इधर जोड़ लेंगे तो 8 5 13। लेकिन 13 किसको कहते हैं, 1 बजने को कहते हैं। तो इसका मतलब 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा, 1 PM, क्योंकि ये 8 बज रहा है, 8 AM हो रहा है। तो जब इसमें हम 5 घंटा जोड़ देंगे तो हमारा 13 या 1 PM आ जाएगा। दिन के 1 बज रहा होगा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। हमने 5 घंटा इसलिए जोड़ा क्योंकि ये पूर्व में जा रहा है। अगर यही पश्चिम में कहा होता तो हम 5 क्या करते, घटा देते, और 5 घटा देते तो कितना आता, 3, जो सुबह के 3 बज रहा होता तब पश्चिम में। तो ऐसे निकालने का तरीका है। इस टाइप पे अगर क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।